हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी रूट बाय पीके सर। यहाँ पे मैं आपको बॉटनी के चैप्टर्स को, बॉटनी के एमसीक्यूज को, बॉटनी के पीवाईक्यूज को पढ़ाता हूँ। आप यहाँ पे मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसका वीडियो मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। आप उसको देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हो, या तो आपको आई बटन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। और इसी सीक्वेंस के हिसाब से मैं अभी आपके आने वाले लेक्चर्स को लूंगा और एवरीडे एक लेक्चर आएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम सेल को तो समझ ले कि क्या है सेल। तो यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम 2 से 3 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो 4 क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 10 साल में, कौन सा है? एन ओवरव्यू ऑफ द सेल एंड सेल थ्योरी, मतलब साइंटिस्टों के नाम, मेनली साइंटिस्ट हैं इसमें, कि कौन से साइंटिस्ट ने किस सन में किस चीज का खोज किया। जैसे सेल वॉल की खोज किसने की, सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने किया था, और जो ओमनी सेलुला किसने दिया था, ये सब। इसके बाद हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इसमें 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 साल में। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उसकी शेप कैसी होती है, इसको। अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल से अभी तक में 0 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक बार हम इसको ओवरव्यू देख लेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। और इसके बाद हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या होता है। बाकी डिटेल्ड में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा है पार्ट 1। पार्ट 1 है हमारे वीडियो का, और इसका पार्ट 2 यहाँ से आएगा। ये पूरा पार्ट 2, पार्ट 2 जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 1। तो ये है हमारा पार्ट 1। अब यहाँ पे ये मेरी नोट्स हैं, आप देख सकते हो, डेट इसमें लिखा हुआ है 19 का, मतलब 2019 से जब मैं पढ़ रहा था तब की नोट्स हैं ये। और सिलेबस सेम है, और मेरी नोट्स से उस टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे बॉटनी का। इसमें एनसीईआरटी आपका इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी टोटली इंक्लूडेड है, जहां जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप हमारी नोट से पढ़ के आप अपना पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, और पीवाईक्यूज में आप देखना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी आपको जो पार्ट 1 का था टॉपिक्स, उसको मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, अपनी ही नोट से आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज हो सके और आप चीजों को याद रख पाओ कि हाँ क्या क्या याद करना है हमें। यहाँ पे हमारा अभी है सबसे पहला पेज जो हमारा है, क्या कि इस कोशिका क्या होती है, जिसके बारे में हम जानते हैं। बस एक थोड़ा सा देंगे कि ऑब्जेक्ट इन अ यूनिवर्स, यूनिवर्स में किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक लिविंग होते हैं और एक नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग जिनमें जो उनमें लिविंग सेल्स absent होती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वायरस के बारे में। वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आता है। लिविंग कब होता है? जब किसी सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर अगर होगा तो क्या होगा? लिविंग होगा। और अगर सेल के बाहर होता है, सेल के बाहर होगा, तो वो कैसा होता है? नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, मतलब निर्जीव की तरह यह बिहेव करता है। अब इसके साथ अगर हम लिविंग को देखें, तो लिविंग सेल में लिविंग सेल प्रेजेंट होती है। अब उसमें क्या हो सकता है बेटा? मोने यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर में कौन कौन आ जाएंगे आपके? मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा हमारे कौन सा आ जाएगा? यूनिसेलुलर में। इसके बाद फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया हमारे मल्टी सेलुलर में आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं यूनिसेलुलर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो क्या है? पहला, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं ये। दूसरा, सभी अपने सभी आवश्यक कार्य कर पाते हैं। कौन? एक एक ही कोशिका इनके सारे आवश्यक कार्य कर लेती है। इसमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। श्रम विभाजन क्या होता है बेटा? कि एक, जैसे कि एक ही कोशिका अगर है, कोशिका अगर एक ही है, तो यह खाना भी लेके आएगी, इसमें
उत्सर्जन भी होगा, पाचन भी होगा, सब एक ही कोशिका करेगी। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में देखें तो हमारे लिए पाचन के लिए पाचन तंत्र है, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र है, और सूचनाओं को ले जाने के लिए हमारे में तंत्रिका तंत्र है। तो ऐसे श्रम विभाजन पाया जा रहा है। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर में देखिए तो ये भी स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, सभी आवश्यक कार्य कर सकते हैं, और इनमें श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आगे हम चलते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है साइंटिस्ट, जो कि होता है इंट्रोडक्शन। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, साइंटिस्टों के नाम है और उनने क्या किया है वो। तो आपको बेसिकली याद क्या करना है, साइंटिस्ट के नाम, ईयर और उनने क्या किया है। मतलब जैसे रॉबर्ट हुक सन 1665 में इनने क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। अब कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, सन 1665 में किया था। और इन्होंने कैसे किया था, तो खुद के द्वारा निर्मित, स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क यानी काग जो होता है, कॉर्क मतलब लकड़ी का टुकड़ा, उसके ऊपर देखा था, एक पतली काट का अवलोकन किया था तथा उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी बनावट देखी थी। बेटा ये पूरी की पूरी लाइन जो है ना, ये स्टेटमेंट में आ जाती है। ऐसे पूरी लाइन लिखी रहेगी और स्टेटमेंट में रहेगा कि आप बताइए इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। जैसे सन 1665 है तो यहाँ पे सन 1667 लिख देंगे और बोलेंगे कि सन 1667 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, और कार्क की जगह नॉर्मल लिविंग सेल लिख देंगे। तो ऐसे करके बना देते हैं। और यहाँ पे जिसमें मोटी भित्ति वाले से घिरे हुए अनेक खाने थे, इन खानों को उन्होंने सेलुली नाम दिया था। मतलब सेलुली नाम कब दिया गया था, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में ही दे दिया था। ये भी आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। और आज इन्हें इन सेल के नाम से जाना था। आज इन्हें किसको, सेल्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम सेलुली, रॉबर्ट हुक ने जिनको सेलुली बोला था उनको हम आज सेल के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, ये आप कब पढ़ोगे, यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने लगते हो वहां पे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का नाम आता है। जब स्पर्म का आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो वहां पे आता है, उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1683 में क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज किया था। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट को मिक्स किया जा सकता है कि रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज किया था, किसमें, मधुमक्खी के जैसे छत्ते के जैसे संरचना दिखा था। तो ये स्टेटमेंट पूरा पूरा गलत हो सकता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। इसके साथ अगर आप देखो कि जीवित कोशिका के रूप में सब इनने क्या देखा था, आरबीसी को देखा था, स्पर्म को देखा था, बैक्टीरियम को देखा था, प्रोटोजोअन्स को देखा था, तथा इन्हें एनिमल सेल के नाम से नाम दिया था, एनिमेक्यूल के नाम से नाम दिया था। मतलब कि सबसे पहले आप देखो, सेल्यूली नाम दिया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। एनिमेक्यूल किसने नाम दिया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जीवित कोशिकाओं को। ठीक है, और इसमें भी अगर हम देखें सबसे पहले किसमें देखा था, स्पर्म में इनने देखा था। इसके बाद ये आपका आया था अल्फोक्सो कोर्टी, ये नॉर्मल है, पुरानी एनसीईआरटी में था। लेकिन आप देख सकते हो कि सबसे पहले कोशिका में जीवित पदार्थ को किसने देखा था, इन्होंने देखा था। अब इसके बाद हमारे एनसीईआरटी में एक और नाम आता है, ये रॉबर्ट ब्राउन, जो कि 1830 में क्या किया था इन्होंने, कि ऑर्चिड की मूल में, ऑर्चिड की रूट में इनने कोशिका में गोलाकार, कोशिका के अंदर, जैसे ये हमारी कोशिका है, इसके अंदर क्या देखा था इनने, गोलाकार संरचना देखा था, यानी उपस्थिति की खोज की थी, जिसके बाद इसे केंद्रक के नाम से जाना जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, जो कि मृत कोशिका थी, कब, 1665 में। और इनने क्या नाम दिया था, सेलुली नाम दिया था। इसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1630 पे जीवित कोशिका की खोज की थी, और उसका उनको क्या नाम दिया था, एनिमेक्यूल नाम दिया था। इसके बाद हम आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन में। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्रक की खोज की थी, कब की थी, 1831 में, 1831 में। और कहाँ गया था बेटा, ऑर्चिड की मूल में, ऑर्चिड की रूट में। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्चिड की रूट में, कोशिका के अंदर या कोशिका में गोलाकार संरचना की उपस्थिति इनने देखा था, या गोलाकार संरचना को देखा था, जिसको आज हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा पूरा पार्ट हो जाता है इंट्रो का, सेल के इंट्रो का।
ये हमारा पूरा पार्ट हो जाता है इंट्रो का, जहां से अभी तक 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा पीवाईक्यूज में। इसके बाद हम आ जाते हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी पे अभी तक में एक भी क्वेश्चंस नहीं आया हुआ है, तो हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि स्लाइडेनशॉन ने क्या दिया था। कोशिका का मॉडल दिया था, सैंडविच मॉडल दिया था, और इसको कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश में दिया, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन था, थियोडर स्वान था। और नहीं, मिथाइलस स्लाइडन क्या था, जर्मन बॉटनिस्ट था। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, कोशिका सिद्धांत की खोज किया था। अब किस टाइप के कोशिका सिद्धांत की इनने खोज किया था आगे हम देखेंगे मॉडल में। इसके बाद मेनली हमारे पास आता है रुडोल्फ विर्चो से क्वेश्चंस आते हैं कि इनने क्या नाम दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिका, पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मिलके बनी होती हैं। और इन्हें एक और दिया था कि सभी जीवों का शरीर कोशिका और इनके उत्पादों से मिलके बना होता है। इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली जब आप अभी टेस्ट सीरीज में जाओगे, जब आप टेस्ट देते हो ऑल इंडिया या किसी भी कोचिंग का, तो उनमें उन टेस्ट में ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन अभी तक नीट में, जो नीट का मेन एग्जाम होता है, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप इसको आप स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद आते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल पे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस याद रखना है कि इसमें केंद्रक झिल्ली किसमें पाई जाती है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, उसके जगह पे जीनोफोर न्यूक्लियाइड उपस्थित होता है। कोशिकांग जो होता है, इसमें कोशिकांगक नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक लवक और ईआर, गोल्जी बॉडी, सूक्ष्मकाय आदि नहीं पाए जाते हैं। लेकिन झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग होते हैं, ये नहीं पाया जाता है। जो अभी हम पढ़ेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें ये सारे कोशिकांगों को पढ़ते हैं। वो क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम की अगर बात करें तो 70S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब 80S तो नॉर्मल कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, लेकिन 70S जो होता है कोशिका के अंदर जो और कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनमें क्या होता है 70S पाया जाता है इन कोशिकाओं के अंदर। इसलिए बोला जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। श्वसनी एंजाइम जो होता है कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोजोम या कोशिका झिल्ली में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें श्वसनी एंजाइम कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। कशाभिका की बात करें यानी कि फ्लैजिला की बात करें अगर, तो इसमें कशाभिका फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में कशाभिकाएं जो होती हैं वह ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। अब यहीं पे अगर हम जाए साइक्लोसिस, तो कोशिका द्रव्य में अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। गुणसूत्र अगर देखें तो नग्न और वलीद जीनोम केवल डीएस वलयाकार डीएनए से बना हुआ रहता है। डीएस मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मिलकर बना होता है। और जीएस यानी ग्वानिन और साइटोसिन से धनी होता है, ग्वानिन साइटोसिन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगर हम यहीं पे बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में, तो सत्य गुणसूत्र पाया जाता है और डीएनए हिस्टोन से जुड़ी हुई रहती है। गुणन का स्तर अगुणित होता है, मतलब प्लॉइडी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अगुणित होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं अगणित, द्विगुणित, बहुगुणित तीनों प्रकार की हो सकती हैं। रिक्तिकाएं क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें रस रिक्तिका यानी सेक वैक्यूल अनुपस्थित होता है, लेकिन गैस रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। ये आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यूज में कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, एक तो पहले एमसीक्यू ही आया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार की रिक्तिका पाई जाती है, और फिर एक क्वेश्चन आया है स्टेटमेंट में कि जो रस रिक्तिका होती है यानी सेक वैक्यूल जो होता है वह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो ये बेटा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। या बोल सकते हैं कि इसमें स्टेटमेंट यूकैरियोटिक कोशिका में से होता है गैस जो वैक्यूल होती है, गैस वैक्यूल ये होती है यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, मतलब पादपों में रस रिक्तिका उपस्थित होती है। हम ये बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो गैस वैक्यूल है वह नहीं पाया जाता है। उदाहरण, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्स, एक्टिनोमाइसीटीज यानी मुनरा जगत के सदस्य सारे होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, पादप, सभी पादप एवं जंतु, प्रोटिस्टा और कवक, मतलब कि बोल सकते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर्स आते हैं, सारे प्रोटिस्टा जगत के सदस्य आपके यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं आते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं सेल साइज पे, जो हमारा आ जाता है पॉइंट एक सेल वाला कि सेल साइज किसमें क्या होता है। इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यूज में कि माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो प्लांट जगत का जोकर बोला जाता है और सबसे छोटी कोशिका होती है जिसका नाम होता है पीपीएलओ और जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये सबसे छोटी कोशिका होती है, स्मॉलेस्ट सेल है। आप अगर क्वेश्चन में पीपीएलओ नहीं मिल रहा है, माइक्रोप्लाज्मा मिल रहा है, तो आप माइक्रोप्लाज्मा टिक करेंगे और अगर क्वेश्चन में माइक्रोप्लाज्मा और पीपीएलओ दोनों हैं तो आपको पीपीएलओ को टिक करना है, क्योंकि सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ होता है। पीपीएलओ क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा के अंदर एक जीव होता है, इसलिए। बैक्टीरिया का साइज पूछा गया है, 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। ह्यूमन आरबीसी का साइज पूछा गया है, बताया गया है मतलब 7 माइक्रोमीटर होता है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये वैल्यूज याद होने चाहिए कि इन वैल्यूज का क्या मतलब होता है। यहाँ पे हमने लेंथ का बताया है 3 to 5 माइक्रोमीटर, लेकिन अगर व्यास पूछ दे, डायमीटर पूछ दे, तो 1 से 2 माइक्रोमीटर। यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अगर लिख दिया है व्यास तो आप व्यास कितना याद रखते हो, 3 to 5 माइक्रोमीटर, लेकिन व्यास अलग होता है। सबसे बड़ी पृथक की जंतु कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑर्चिड एग। और सबसे लंबी कोशिका नर्व कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। तो आप ये दोनों चीजें याद रखना। शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ सेल कौन कौन सा शेप हो सकता है? कोशिकाएं डिस्क लाइक हो सकती हैं, पॉलीगोनल मतलब बहुभुजी, क्यूबॉइडल यानी घनाभ, धागे नुमा हो सकता है, थ्रेड लाइक होगा, या इरेगुलर होगा यानी यानी अनियंत्रित होगा। इसके एग्जाम्पल और शेप हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किस किस शेप का होता है। तो शेप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और शेप का नाम लिख के भी पूछा जाता है। तो शेप का नाम नीचे डायग्राम के जस्ट नीचे बनाया हुआ है। आरबीसी कैसा होती है? राउंडेड और बाइकॉनकेव होता है। आरबीसी कैसा है? डब्ल्यूबीसी कैसा है? अमीबॉइडल है। एपिथेलियल सेल कैसी होती है? लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल कैसा होता है? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ट्रैकिड्स कैसा होता है? इलोंगेटेड। मीजोफिल कैसा होता है? राउंड एंड ओवल। तो आप ये नाम भी याद रखना और इनका शेप भी याद रखना। ये प्रॉपर एक प्लांट सेल का डायग्राम है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है आप देख सकते हो। सबसे पहले हम न्यूक्लियस से देखते हैं। सबसे अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाहर न्यूक्लियोलस होता है, फिर गोल्जी बॉडी होता है, न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ऊपर है। अगर हम बात करें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोडेस्मेटा और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। लगभग सभी प्रकार के ऑर्गन्स इसमें पाए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो, जो मैं बता रहा था एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स बताए गए हैं, ये देखो आरबीसी कैसी है? राउंड एंड बाइकॉनकेव। ये देखो डायग्राम दिया हुआ है। तो ऐसे डायग्राम देखिए पूछ सकता है कौन सा आरबीसी है, कौन सा क्या है। व्हाइट ब्लड सेल अमीबॉइडल है। ये लॉन्ग एंड नैरो क्या है? इपिथेलियल सेल है। नर्व सेल कैसा है? ब्रांच्ड है पूरा। ट्रैकिड्स कैसा है? ये इलोंगेटेड है। मीजोफिल सेल कैसे है? राउंड एंड ओवल है। ये एनिमल सेल में आ जाओ तो टिपिकल बैक्टीरियल सेल कितना है? 1 to 2 माइक्रोन। जो मैंने व्यास का बात बताया था ना, व्यास जो है थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप जब एनसीईआरटी देखोगे तो ये यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, तो ये इसका व्यास है। पीपीएलओ का भी ये वैल्यू कहाँ पे दिया हुआ है, मतलब साइज कहाँ पे दी हुई है? डायग्राम में। आप डायग्राम में देखोगे तो मिलेगा। वायरस का भी डायग्राम में बताया गया, थ्योरी में नहीं बताया गया है। यूकैरियोटिक सेल का भी डायग्राम में साइज दिया गया है, आपके थ्योरी में नहीं बताया गया है। तो आप ये चीज देख लेना थोड़ा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस ट्रिकी बनते हैं और हमारा जो माइंड होता है जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम इस चीज को नहीं देख पाते हैं कि डायग्राम में क्या क्या लिखा होता है। डायग्राम में ही सबसे बड़ा क्वेश्चंस होता है, डायग्राम से ही आपके क्वेश्चंस होते हैं जो कि थ्योरी वाले स्टार्ट होते हैं। जैसे 0.1 माइक्रोमीटर है। वायरस का साइज आप कहीं नहीं मिलेगा, आपको पूरे एनसीईआरटी में आप पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 0.02 से 0.2 माइक्रोन। माइक्रोमीटर नहीं है, ये माइक्रोन में है। ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी हम मॉडल पढ़ेंगे तो वो है कि एक है ट्राइलेमेली मॉडल, जो सैंडविच मॉडल बोला जा रहा है। इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप देख सकते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बस आप एक बार पढ़ लो और याद रखो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रासायनिक संगठन आप ये पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है आप जब आरबीसी पढ़ने जाओगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तब आपको ये नाम मिलता है कंपोजिशन, कि लिपिड का कितना कंपोजिशन है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। तो सेल मेम्ब्रेन में जो, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन सीधा आरबीसी से उठ के आता है कि आरबीसी में यहाँ पे लिखा है ह्यूमन आरबीसी में क्या पाया जाता है। ये यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली ह्यूमन आरबीसी में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। तो आप यहाँ पे याद रखो कि 40% लिपिड है और 58 से 59% प्रोटीन होता है।
तो आप यहाँ पे आरबीसी का स्पेशली है तो आप स्पेशली याद करो, या आरबीसी के अलावा किसी और सेल के बारे में बताया गया है तो आप इसी के अप्रॉक्स, मतलब 40% लिपिड है, 58 से 59% अगर प्रोटीन है यानी कि लाइसिन और आर्जिनिन रिच अगर होता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। या आप लिपिड को देख लेना कि 40% लिपिड जिस भी ऑप्शन में होगा, और जो प्रोटीन का रेशियो 50 से 60 के बीच में आएगा, 40% से 60% के बीच में आ रहा है तो आप बिंदास टिक कर देना, ये 40% लिपिड फिक्स है। तो आप इसको देख के दूसरे वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, दूसरे वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको आप जज करके आप टिक कर सकते हो। यही क्वेश्चन बनता है आरबीसी से अगर बनेगा तो। या खूब बनता है क्वेश्चन तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से बनता है, सिंगर एंड निकोलसन का, जो कि कब दिया गया था, 1972 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो आइसबर्ग के जैसे होता है, और ये मॉडल दे देंगे, नाम हटा देंगे, तो ये सारी चीजों को आपको, मतलब इसके क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अभी तक मेन एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बने हैं। आप जो टेस्ट होते हैं उनमें आप इनके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। लिपिड के बारे में बताया गया है कि जो मेम्ब्रेन में लिपिड पाया जाता है या तो फॉस्फोलिपिड होगा या फॉस्फोग्लिसराइड से मिलके बना होता है। सेल मेम्ब्रेन का मुख्य घटक होता है कौन, ये लिपिड। और जो सारे मतलब थ्योरीज हैं कि यह दो परतों में व्यवस्थित होता है। इसमें जल स्नेही सिरा यानी कि हाइड्रोफिलिक सिरा क्या होता है, बाहर होता है। हाइड्रोफोबिक यानी जल विरोधी जो पुच्छ होता है वो अंदर की तरफ होता है। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रखती है। झिल्ली की तरलता फॉस्फोलिपिड के कारण होती है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड में मुख्यतः असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। फॉस्फोलिपिड के तरल होने के कारण प्रोटीन लिपिड की द्विपर्तीय या पार्श्व गति होता है, तथा दुर्लभ रूप से लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट यानी गमन कर दर्शाते हैं, मतलब वो घूम जाते हैं एक दूसरे पे। अब देखो यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो तीन टाइप से प्रेजेंट है। एक देखो प्रोटीन सीधा पूरा आर पार है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं टनल प्रोटीन। एक प्रोटीन ऊपर ऊपर है जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल, हम उसको बोलते हैं प्रोटीन। और एक होता है इंटीग्रेटेड, मतलब थोड़ा सा अंदर धसी हुई प्रोटीन होती है। तो तीन टाइप की प्रोटीन होती है, इसलिए ये फ्लिप फ्लॉप गति क्या होती है, ये देखो ये फ्लिप फ्लॉप, ये घूम के इधर आ जाता है और ये घूम के पीछे चला जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब देखो तरलता के कार्य क्या है। लिपिड भाग में तरल होने का कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर कोशिकीय या अंतर्ग्रहण इंडोसाइटोसिस होते की वजह से होता है, यानी समायोजन इंटरसेलुलर जंक्शन, कोशिका वृद्धि, श्रावण, अंतर्ग्रहण तथा सेल डिवीजन के कई कार्य कर सकती है। अगर जो तरलता है तो क्या क्या कार्य कर सकता है। प्रोकैरियोटिक की प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित होता है, उसके जगह पे हिप्नोइड्स पाए जाते हैं। ये आपके टेस्ट में क्वेश्चंस मिल सकता है। कोलेस्ट्रॉल और हिप्नोइड झिल्ली को संरचनात्मक स्थायित्व प्रदान करता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो, और हिप्नोइड्स या होपेनोइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, संरचनात्मक स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्रोटीन के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल प्रोटीन्स होता है यानी परिधीय प्रोटीन होते हैं, और एक इंटीग्रेटेड प्रोटीन होते हैं जो कि क्या होता है उसमें धसे होते हैं। अब इंटीग्रेटेड प्रोटीन भी दो टाइप का होता है, टोटली बेरिड और पार्सली बेरिड, मतलब कि पूरा धसा हुआ और थोड़ा बहुत धसी हुई प्रोटीन्स भी होती हैं। मैंने भी आपको बताया तीन तरह की प्रोटीन होती हैं। एक तो ऐसे मान लीजिए अगर जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन की वो अगर ऐसे है पूरी, ये अगर पूरी लेयर है तो इसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो ऊपर ऊपर ही थोड़ा थोड़ा थोड़े ऊपर ही होंगे ऐसे करके, कुछ ऐसे होंगे जो आधे धसे होंगे, और कुछ ऐसे पूरे धसे होते हैं। ये तीन टाइप की प्रोटीन यहाँ पे पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का अगर आप देखो तो मेनली काम होता है समायोजन करना कि हमारी जो कोशिका है वो सही कोशिका है या नहीं। जैसे कि अगर आप देखो कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी काम सिर्फ होता है पहचान करना, कोशिका की पहचान में सहायक होता है। जैसे निषेचन के समय नर और मादा युग्मक एक दूसरे की पहचान कैसे कर पाते हैं, तो यही कार्बोहाइड्रेट की वजह से कर पाते हैं। ब्लड एंटीजन्स जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही पहचान कर पाते हैं कि हमारे वाला ही है, कि किसी दूसरे का तो स्पर्म नहीं आ गया है या किसी दूसरे का तो एंटीजन नहीं आ गया है। क्योंकि दूसरे का जो, जब भी कोई बाहरी कोशिका हमारी बॉडी के अंदर आती है तो उसको कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही पहचानती हैं कोशिकाएं कि ये हमारे हमारे परिवार की या हमारी हैं या फॉरेन कोई पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टिकी नोट लगा हुआ है कि आप अगर प्लांट सेल से सेल वॉल निकाल दोगे तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अगर प्रोटोप्लास्ट
में से प्लांट मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाल दोगे तो प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। मतलब कि एक कोई प्लांट सेल है, उसमें से आप सेल वॉल भी निकाल दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी निकाल दो, तो क्या बोला जाएगा? उसको प्रोटोप्लास्ट बोला जाएगा। और अगर हम एक प्लांट सेल लेते हैं और उसके अंदर से सेल वॉल भी निकालते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी निकालते हैं और न्यूक्लियस भी निकालते हैं, तो क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस तीनों नहीं होता है। और अगर प्लांट सेल में से अगर हम इन तीनों को मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स पूरा निकाल देंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य बचा रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोला जाता है। तो आप इस वाले स्टेटमेंट को भी याद रखना, क्योंकि इससे भी स्टेटमेंट बन जाते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल वॉल के बारे में भी बताया गया, शायद सेल वॉल से भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन आप यहाँ पे देख लो सेल वॉल को, क्योंकि जब आप बाद में पढ़ोगे, जैसे कि आप प्लांट किंगडम पढ़ने जाते हो या शैवालों को पढ़ने जाते हो मेनली, तो उनमें आपको ये सारे नाम्स मिलते हैं, नेम्स आपको मिलेंगे। मतलब कि इस वाले चैप्टर से डायरेक्ट सेल वॉल से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से सेल वॉल से या कोशिकाओं के सेल वॉल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि शैवाल में जो सेल वॉल जो होती है शैवालों में, मतलब एल्गीज में जो सेल वॉल होती है, वो किससे मिलके बनी होती है? ग्लूकोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और मिनरल से मिलके बनी होती है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मेनली होता है। पादपों की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। फंगस की सेल वॉल काइटिन से मिलके बनी होती है। बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। तो ये जो सेल वॉल का कंपोजिशन है, ये आपको डायरेक्ट इसी चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन अलग अलग चैप्टर में अलग अलग कोशिकाओं के नाम पे आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम देखें कि जो पादप सेल वॉल जो होता है, वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? 4 भाग होती है। प्राथमिक सेल वॉल, द्वितीयक, तृतीयक और मध्य पटल का मिडिल लेमिला होता है। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? तो यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। यह विभाज्योतक इसमें क्या होता है? विभाज्योतक सेल पाई जाती हैं या विभाज्योतक सेल द्वारा बनाया जाता है। यह पतली होती है और मुख्य रूप से पारगम्य होती है, यानी विलेय, विलायक और गैस तीनों में पाया जाता है। प्रत्यास्थ होता है यानी इलास्टिक होता है। वृद्धि की क्षमता इसमें पाई जाती है, क्योंकि इस परत में सेलुलोज सूक्ष्म तंतु लहरदार तथा समांतर रूप से विन्यासित होते हैं। मतलब कैसे? आप ये देख सकते हो डायग्राम। और जैसे जैसे कोशिकाएं परिपक्व होती जाती हैं प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर, यानी अंदर की तरफ, अगर मान लीजिए ये प्राइमरी सेल वॉल है, तो इसके अंदर की तरफ द्वितीयक सेल वॉल आ जाती है। ये भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यह प्राथमिक यह प्राथमिक के अंदर की तरफ, मतलब ये हमारी प्राइमरी अगर सेल वॉल है, तो उसके अंदर की तरफ द्वितीयक सेल वॉल बनती है। और इसके 3 भाग होते हैं, S1, S2 और S3 होते हैं। तृतीयक सेल वॉल क्या होता है कि यह इसका जमाव द्वितीयक सेल वॉल के अंदर, मतलब अगर आप देखो द्वितीयक सेल वॉल हो गया, तृतीयक सेल वॉल इधर बनेगा और अंदर की तरफ बनता है। और यह आवृत्तबीजी पादपों की वाहिनिका का चारित्रिक लक्षण है। मतलब आवृत्त जिम्नोस्पर्मिक जो पादप होते हैं, उनकी वाहिनिका का चारित्रिक लक्षण है। यह जाइलम और हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। मिडिल लेमिला क्या होता है? आप ये याद रखना, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बनी होती है, जो कि 2 कोशिकाओं को ज्वाइंट करने का काम करती है। अब आप देखो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पे है? ये बनी है। इसके बाद द्वितीयक सेल वॉल बनी और यहाँ पे जाके इसका थर्ड यानी तृतीयक सेल वॉल बन गया है। तो पहले प्राइमरी बनता है, उसके ऊपर द्वितीयक बनता है, जिसमें से S1, S2, S3 बनेगा और फिर इसका तृतीयक सेल वॉल बन जाता है। पिट या गर्त किसको बोलते हैं? वह स्थान जहां पे द्वितीयक और तृतीयक सेल वॉल का जमाव नहीं होता है, उसे गर्त बोला जाता है, जहां से प्लाज्मोडेस्माटा निकलता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि बहुकोशिकीय पादपों में 2 पास पास स्थित कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य को जोड़ने के लिए कोशिका द्रव्य सेतु पाए जाते हैं, जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा के क्षेत्र में ईआर का एक रूपांतरण डेस्मोटिब्यूल्स पाया जाता है। मतलब प्लाज्मोडेस्माटा में जो होता है ईआर का एक रूपांतरण, प्लाज्मोडेस्माटा में डायरेक्ट ईआर नहीं पाया जाता, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? डेस्मोटिब्यूल्स बोला जाता है। अतिरिक्त जमाव क्या क्या हो सकता है कोशिका में? तो आप क्यूटीन, सुबेरिन, लिग्निन, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 जो शैवालों की सेल वॉल पर पाया जाता है। सिलिका एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है।
इनका कार्य क्या होता है? कोशिका के आकार और आकृति को बनाए रखते हैं, यांत्रिक आघात से बचाते हैं, संक्रमण से बचाते हैं और पास पास स्थित सेल वॉल को संपर्क में बनाए रखते हैं, अवांछित वृहद अणुओं को प्रवेश से रोकते हैं। ये किसका कार्य है? ये अतिरिक्त जमाव का, जैसे क्यूटीन है, सुबेरिन है, लिग्निन है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 है और अब सिलिका है, ये इनके 4 कार्य होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये यहाँ पे हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि होगा पार्ट 2 में। ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा आधे घंटे का लेक्चर हो गया है, अब इससे ज्यादा आप टाइम दे नहीं पाओगे। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये हम कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहना, पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा, या जैसे ही आ जाएगा आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 2 का, और आप अपना पार्ट 2 कंटिन्यू कर लेना। इसका पीडीएफ जो है, इस नोट का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इसका लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से मेरी इस पूरी नोट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर जो भी आपके फ्रेंड हैं उनमें आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये वीडियो मिल जाए और वो भी अपने जो बॉटनी का चैप्टर है, सिलेबस है, उसका क्विक रिवीजन कर ले। एक क्यूआर हो जाए आपका, क्विक रिवीजन आपका हो जाए, जिसमें कि आप जल्दी से जल्दी पढ़ पाओ और एक डिटेल्ड में एनसीईआरटी का सिलेबस वाला पूरा एक नोट मिल जाएगा आपको, समराइज चैप्टर मिल जाएगा, जहां से सारे पीवाई क्यूज जो जितने भी हैं आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको इसमें भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। या जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जैसे इसका पार्ट 2 आएगा, तो उसमें मैं आपके सारे डाउट्स को वहां पे क्लियर कर दूंगा। सो आप पढ़ते रहो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।